द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857. There is a very basic questions from here कि when we used to mention about the French Revolution, or when we used to mention about the American Revolution, why you use the word of revolution, and why in the Indian scenario in respect of 1857 we are not using the word of revolution. Instead of the revolution we are using the word of revolt. मैं 1857 का महान विद्रोह कह रहा हूं, मैं 1857 की महान क्रांति नहीं कह रहा हूं। तो पहला मुद्दा तो हम लोगों का विषय वस्तु के शुरुआत होने के साथ यही हो जाता है कि क्रांति और विद्रोह में अंतर क्या है। व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंसेस इन बिटवीन द रिवॉल्ट एंड रिवॉल्यूशन। तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट है, कभी इंटरव्यू के लेवल पे भी ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, और ऐसे में आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है या मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है। देयर इज अ नो मैटर ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल ऑफ सच काइंड ऑफ द क्वेश्चंस। ये सब एनसीईआरटी का नॉलेज है, और एनसीईआरटी के बिहाफ पर आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए। तो रिवॉल्यूशन में क्या होता है, रिवॉल्यूशन में जहां भी क्रांति होगा उस क्रांति में जो पूर्व की व्यवस्था होगी उसमें ड्रेस्टिक चेंजेज होगा। मींस कि सैकड़ों वर्षों से जो परंपरा चल रही है, क्रांति का मतलब क्या है कि वो सैकड़ों वर्षों की परंपरा समाप्त हो जाएगा और वहां पर एक नवीन व्यवस्था की शुरुआत हो जाएगा। अमेरिका की क्रांति लगभग आप कह सकते हैं कि 200 वर्षों का अंग्रेजों का शासन अमेरिका में समाप्त हुआ था और अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र, दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान उसने अपनाया था। तो एक 200 सालों की जो व्यवस्था है उसमें चेंजेज हुए हैं, इसलिए वो क्रांति है। When we are talking about the French Revolution, what happening in that political social sphere? फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में क्या परिवर्तन हो रहे हैं? इन फ्रांस सिंस द ईयर्स, 100 ऑफ ईयर्स एंड ईयर्स, सैकड़ों सैकड़ों सालों से फ्रांस में क्या था? फ्रांस वाज हैविंग द मोनार्कियल मोड ऑफ गवर्नमेंट। फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था रहता है। What happened after the revolution? तो फ्रांस में क्या कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाता है, संविधान लाया जाता है, और संविधान के साथ साथ द डिस्पोटिक रूल ऑफ द बुर्बो डायनेस्टी, जो फ्रांस का बुर्बो वंश रहता है उनका निरंकुश शासन जो है वो समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है भाई, लुई 16, और पतन कहां से हो रहा था? लुई 14 के समय से ही हो रहा था। लुई 14वां, 15वां, 16वां, एवरीवन वेयर द डेस्पोटिक रूलर। तो उनके यहां पे क्या है, सैकड़ों सालों की व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। हमारे यहां पर हमने प्रयास तो किया था, परंतु जो कहा जाता है ना कि एक वो कहावत आप लोग सुने होंगे, अगर भारतीय इतिहास को आपको इन अ लाइन समझना है, एक लाइन में अगर इतिहास को समझना है, तो भारत के इतिहास में बिल्कुल सटीक बैठता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। एवरी टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंस दैट टाइम, जो इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर के समय पे जो बड़े शासक लड़ सकते थे वो क्या किए, वो जाकर के सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर रहे थे, और जो छोट भैया शासक थे, पोरस जैसा शासक जो है, वो सिकंदर के आंखों में आंखों डाल कर कह रहा है कि नहीं सिकंदर, मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। तराइन के बैटल में क्या हुआ? तराइन के बैटल में गौरी पराजित हुआ था, बट क्या हुआ, जयचंद जैसे कुछ लोग हमारे यहाँ पे भी बैठे थे कि अल्टीमेटली क्या हुआ, अगले साल हमें तो अपनों ने लूटा,
गैरों में कहाँ दम था। तो the same scenario, why we this will be the last topic we will discuss, why the revolt of the 1857 ultimately failed, क्यों 1857 की क्रांति अंततः असफल हो गई, उसमें हम लोग देखेंगे देयर वाज द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, हमारे भारतीयों में आपस में एकता का अभाव नहीं था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसंट्रेट ओवर द वर्ड्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिवॉल्यूशन एंड रिवॉल्ट। आई फील यू मस्ट बी क्लियर ऑफ दैट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। आप सभी लोगों को क्रांति और विद्रोह का अंतर समझ में आ गया होगा। राइट नाउ टेक अ सिनॉप्सिस दैट हाउ वी विल लीड दैट टॉपिक। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे ये पूरा चैप्टर, हम लोगों का पूरा यूनिट जो है वो आगे बढ़ेगा। तो रीजन ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह का कारण क्या था, फिर उसके पश्चात हम लोग देखेंगे स्प्रेड ऑफ रिवॉल्ट, विद्रोह का प्रसार, विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे विद्रोह का परिणाम क्या था, विद्रोह का परिणाम क्या था। इसके बाद विद्रोह क्यों असफल हुआ, असफलता क्यों, विद्रोह क्यों असफल हुआ। फिर विद्रोह का प्रभाव क्या था। परिणाम और प्रभाव दो अलग अलग मुद्दा है। और अल्टीमेटली फिर हम लोग देखेंगे व्हाट वाज द नेचर ऑफ रिवॉल्ट, विद्रोह की प्रकृति क्या थी, विद्रोह की प्रकृति क्या थी। तो ये पूरा हम लोगों का लेक्चर प्लान है कि हाउ वी विल जस्ट मूव टुवर्ड्स दैट टॉपिक। तो अगर इसका एक स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन से बाहर आ जाता हूं, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द सेगमेंट। रीजन क्या था, पहले ही दिन मैंने बता दिया था कि आधुनिक भारतीय इतिहास में कोई भी प्रश्न अगर कारण से पूछ दिया तो आंख बंद करके आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्राफ्ट योर आंसर। देयर वेर सम इंटरनल रीजन एंड देयर वेर सम एक्सटर्नल रीजन। कुछ क्या रहते हैं, कुछ आंतरिक कारण रहते हैं और कुछ क्या रहते हैं, कुछ बाह्य कारण रहते हैं, कुछ बाह्य कारण रहते हैं। इंटरनल रीजन एंड एक्सटर्नल रीजन। तो एक्सटर्नल तो इसमें बहुत कम रहता है, इंटरनल ही ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। अब इंटरनल में हम लोग आ रहे हैं, तो इंटरनल में कैसे होगा, तो इंटरनल में, आंतरिक कारण में 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण थे, पॉलिटिकल रीजन थे। दूसरा जो है
प्रशासनिक कारण थे, मीन्स की एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन थे। अगला जो था वो इसका सामाजिक कारण था, सोशल रीजन था। अगला जो है वो आर्थिक कारण था, आर्थिक कारण था। अगला जो है धार्मिक सांस्कृतिक रिलीजियस कल्चरल रीजन। धार्मिक सांस्कृतिक कारण था। इसके अलावा एक और दे देंगे हम लोग, इमीडिएट रीजन क्या था। इमीडिएट रीजन क्या था, तात्कालिक कारण क्या था। अब देखिए, देख करके आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि ये केवल आंतरिक का हम लोगों ने बनाया है, अभी बाह्य पूरा हम लोगों का बचा हुआ है। ठीक है, अब अगर आप एक एक दो दो पॉइंट भी दे देते हैं ना, तो इससे क्या लगेगा कि एक प्रशासक के रूप में, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज एन ब्यूरोक्रेट्स, यू हैव द ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसी भी विषय वस्तु को देखने का जो आपका अपना नजरिया है वो क्या है, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज है, बहुत ही संगठित है। ठीक है, एक क्रम से आप चीजों को रख रहे हैं। तो कमिंग ऑन द व्हाट वेयर द पॉलिटिकल रीजन, राजनीतिक कारण क्या थे भाई। तो 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण जो रहता है, एक्सपेंशनलिस्ट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों की जो विस्तारवादी नीति रहता है। क्या है, एक्सपेंशनलिस्ट पॉलिसी, एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशनलिस्ट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तारवादी नीति। इस साम्राज्य विस्तारवादी नीति में क्यों भाई, एक होता है ना मारने का डर, कहां पे खत्म होता है। सबको देखिए अपनी जान बहुत प्यारी होती है। छोटे मोटे आप लोग भी पढ़ाई करते होंगे, तो घर से मम्मी पापा या दादा दादी क्या कहते हैं, यही कहते हैं ना कि बाहर जा रहे हो तो किसी से झगड़ा मत करना। तो एवरीवन आर जस्ट कंसर्न टू द वेलफेयर ऑफ देयर लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस, टू द वेलफेयर ऑफ देयर सेफ फ्यूचर। तो कुछ तो ऐसा होता होगा ना जहां पे व्यक्ति के अंदर मरने का डर समाप्त हो जाता है। ये लोग कौन थे, कोई तोप और वो था क्या इन लोगों के पास? कुछ भी नहीं था भाई, लेकिन अंग्रेजों का जो शोषण की पराकाष्ठा थी, ये कहा जाता है ना कि कहीं ना कहीं पे जाकर के वो एनफ इज एनफ होता है। मीन्स कि एक जो धैर्य की सीमा होती है या व्यक्ति के एक जो सहने की क्षमता होती है वो समाप्त होती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इनका साम्राज्य विस्तारवाद है, कल आपने क्या देखा था, दैट स्टार्टेड सिंस द ईयर ऑफ द 1757, 1757 से वो शुरू हुआ था। पहले नवाब साहब को पराजित किया गया बंगाल के, फिर उत्तर भारत के तीन तीन। तो आप ये सोचिए कि जिनका अपना राजा और रजवाड़ा लूट रहा है वो कोई बहुत खुश तो हुए नहीं होंगे। ठीक है, तो दैट वाज द पॉलिटिकल रीजन। राजनीतिक कारण क्या है, राजनीतिक कारण में कि अंग्रेजों की जो सोची समझी वेल प्लान्ड उनका एक्सपेंशनलिस्ट पॉलिसी है, दैट लीड्स टू द पॉलिटिकल रीजन ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब इसमें भी किसी ने ज्यादा किया, किसी ने कम जो है वो किया। तो आपका ये तर्क हुआ जो अभी मैंने दिया है लाइन, ये क्या है, दिस इज द आर्गुमेंट। अब जब तक आप कोई उदाहरण नहीं देंगे नंबर आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो यहां पे सपोर्ट आपको किससे करना है कि एक्सपेंशनलिस्ट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, दो लोगों का नाम दे दीजिए,
एक लॉर्ड वेलेस्ली हैं, एक लॉर्ड वेलेस्ली हैं, और दूसरे कौन हैं? दूसरे लॉर्ड डलहौजी हैं, डलहौजी हैं। वेलेजली ने क्या लाया था भाई? वेलेजली ने कल ही आप लोगों ने देखा था, वेलेजली ने सहायक संधि लाया हुआ था, सब्सिडरी अलायंस लाया हुआ था, और बहुत तेजी से इन्होंने अपना विस्तार किया था। डलहौजी ने क्या लाया था? डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, हड़प नीति का सिद्धांत लाया था। ठीक है, तो एक्सपेंशलिस्ट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स इट लीड्स टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसके साथ साथ क्या है? सप्रेसिव पॉलिसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के दमनात्मक जो नीतियां रहती हैं, जो दमनात्मक नीतियां रहती हैं, ये भी इसका कारण रहता है। ये भी 1857 का। क्यों? बहादुर शाह जफर ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ द मुगल डायनेस्टी। तो बहादुर शाह जफर जो मुगल वंश के अंतिम शासक थे, नेतृत्व उन्होंने ही स्वीकार किया था ना। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि जो दमनात्मक नीतियां हैं, पहले सोची समझी रणनीति के तहत क्या हुआ था? सोची समझी रणनीति के तहत कल बक्सर के युद्ध में आपने देखा था ना, शाह आलम द्वितीय थे, 1764 में थे। मुगल भाई, मुगल कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं थे। मुगल यूज्ड टू बी द शहंशाह हिंदुस्तान, वो पूरे भारत के एक वो शासक थे। अब मुगल बादशाह को आप पेंशन दे दिए, ठीक है भाई, यहां तक भी इनको समझ में आया कि ठीक है हमको पेंशन मिल गया। अब पेंशन के बाद क्या होता है? आगे चल करके उनकी पेंशन ही बंद हो गई। तो ये दमन हुआ ना। दमन हुआ मतलब कि एक सोची समझी उसके तहत जो है मैं आपका नामो निशान मिटा दूंगा। पेशवा है, पेशवा के बारे में कल आप लोगों ने देखा, बाजीराव सेकेंड को तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या हुआ? उनको पेंशन दे दिया गया। बाद में जो नाना साहब रहते हैं, नाना साहब की पेंशन भी बंद कर दिया जाता है। तो दिस वाज द सप्रेसिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ये इसका क्या है? 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण है। प्रशासनिक कारण क्या रहता है? प्रशासनिक कारण क्या रहता है? तो प्रशासनिक कारण में कई सारे कारण रहते हैं। पहला रहता है नो स्कोप ऑफ प्रमोशन। नो स्कोप ऑफ प्रमोशन, पदोन्नति का कोई अवसर नहीं होना। आप लोग आईएएस बनते हैं, शायद थोड़ा बहुत आप लोग को पता होगा। आईएएस अगर आप बनते हैं तो किसी भी पद पर मतलब क्यों इतना ज्यादा प्रेस्टिजियस सर्विस है, इसलिए इतना आईएएस और पीसीएस। देखिए, अगर पीसीएस को कहीं से भी आप आईएएस के बराबर सोच रहे हैं तो वंस अगेन थोड़ा सा सच्चाई को जानना जरूरी है। कोई तुलना ही नहीं है। आईएएस आईएएस होता है, पीसीएस कोई तुलना, देयर इज नो एनी कह सकते हैं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आपके आईएएस में भी जब आप अपॉइंट होते हैं तो एसडीएम ही बनते हैं। पीसीएस में भी जो आपकी ज्वाइनिंग होती है वो भी एसडीएम के पोस्ट पे होता है। बट यहाँ पे क्या है, स्कोप ऑफ जो प्रमोशन है, आईएएस में आप किसी भी पद पर 4-5 साल से ज्यादा नहीं रहते हैं। 2 साल केवल आप एसडीएम रहते हैं, और 2 साल के बाद फिर क्या होता है, आप एडीएम हो जाते हैं। 2 से 3 साल तक आप एडीएम रहते हैं, उसके बाद फिर क्या होते हैं, आप सीधे डीएम होते हैं। अब डीएम को क्या सुने हैं भाई? डीएम को आप लोग कलेक्टर साहब सुने हैं ना, कि ये कलेक्टर साहब है या डीएम बहुत पावरफुल पोस्ट है। पूरे कैरियर में अगर सबसे पावरफुल पोस्ट है तो जब तक आप डीएम रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका पब्लिक के साथ भाई पावर कहां पे? शक्ति जब जनता का एहसास कीजिए ना। आप कोई छोटे मोटे व्यक्ति, आज आपके पेन पे कुछ लिखिए, अपना नाम लिखे ना, उसका वैल्यू क्या है? 0 है। आप एक डीएम बनते हैं, आपका एक सिग्नेचर आपके जिला के लाखों लोगों की तकदीर को बदलता है।
उस पद पर भी आप केवल 4-5 साल ही रहते हैं, मैक्सिमम 6 साल, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद आप कहाँ पे आ जाएंगे, आप सीधे कमिश्नर पे आएंगे। 5-4 मतलब आपके कमिश्नरेट में जितने सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो मुद्दे की बात क्या है कि आपका मोरल बना रहता है, आपका जो प्रेरणा आपके अंदर रहती है ना कि मेरा प्रमोशन होगा, मुझे अच्छा काम करना है। फिर उसके बाद और करते करते फिर क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि आप लोगों का जो संघर्ष होता है ना, वो एक हम लोग के यहाँ दिल्ली में कहा जाता है कि जो इलाहाबाद के लड़के या नॉर्थ इंडिया के लड़के हैं, वो दाल भात चोखा समथिंग ये आप लोग का डिश होता है खाने का। तो ये क्या है भाई, एक सिंपल सा खाना खा करके आप लोग 12-12 घंटा मेहनत करते हैं, 14-14 घंटा मेहनत करते हैं। किस लिए करते हैं कि आपके कैरियर में एक समय ऐसा आता है, अभी तो आप डीएम साहब बनते हैं तो एक जिले के मुखिया बनते हैं ना, आपके कैरियर में एक पड़ाव ऐसा आता है कि पूरे भारत का एक डिपार्टमेंट आपको मिल जाता है, यू बिकम द सेक्रेटरी, आप सचिव बनते हैं। अगर कहीं आपका सिलेक्शन 22-23 साल की उम्र में, 21 साल से शुरुआत हो जाता है अटेम्प्ट, अगर आप 22-23 साल में अगर बन गए तो फिर तो भाई आप कहां तक जाते हैं आप, अरे भाई 22-23-24 साल में भी बनते हैं ना, तो आप 49-50 साल में क्या होते हैं, आप सचिव हो जाते हैं। मीन्स कि अगले 15 सालों तक आप क्या रहेंगे, आप सेक्रेटरी रहेंगे, पूरे इंडिया का एक डिपार्टमेंट आपका रहेगा। So this is the glory of that services, but during the time period of the East India Company, there was the no scope of promotion. भाई किसी को भी, भारतीयों में कोई भी सेना में था तो उसको ये लगता था ना, मैं चाहे जितना भी मेहनत कर लूं, सूबेदार पद से ऊपर किसी को नहीं मिलता था। और सूबेदार जो हायरार्की थी उसमें कहां पे होते थे, सूबेदार उस हायरार्की में सबसे नीचे होते थे। आज भी सेना में सूबेदार का पद होता है, तो अधिकारी रैंक में सूबेदार सबसे निचला पद होता था। और सूबेदार रैंक से ऊपर आप कितना भी टैलेंट आपके अंदर है, कितना भी मेहनत कर लीजिए, आप नहीं जा सकते थे। सही है। तो प्रशासनिक कारण क्या था, लो स्कोप ऑफ प्रमोशन था, पदोन्नति के कम अवसर थे या कोई अवसर नहीं था। अगला कारण क्या रहता है भाई, तो अगला कारण रहता है लो वेजेज रहता है। लो वेजेज है, लो वेजेज मीन्स की जो तनख्वाह मिलती थी, जो सैलरी मिलता था, जो उसे मासिक वेतन कह सकते हैं, वो एक यूरोपीय सैनिक की तुलना में लगभग 3 से 4 गुना कम मिलता था। मतलब काम सेम करना है, वही काम करना है आप, मतलब इनके बगल में बैठा हुआ जो अंग्रेज होता था, वो सैनिक इनसे भी कम काम करता था, लेकिन उसी काम के लिए वो 4 गुना ज्यादा सैलरी पाता था। अगर सरकारी सेवा में आज 50,000 रुपए आपकी तनख्वाह है, तो समझ लीजिए उसी काम के लिए क्या एक अंग्रेज को 2 लाख रुपए पे किया जा रहा है। तो दिस वाज द ऑल्सो रीजन कि जो इनका वेतन कम रहता है, उस वेतन की वजह से भी इनके अंदर एक गुस्सा रहता है, और गुस्से के साथ जो है वो क्रांति का या विद्रोह का कारण बनता है। अगला क्या कारण रहता है, अगला कारण जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, नस्लीय जो भेदभाव थे। नस्लीय भेदभाव मीन्स कि हमेशा जो इंडियंस को था, इंडियंस को हमेशा इंफीरियर करके ट्रीट किया जाता था। मीन्स कि जो अंग्रेज थे वो किस सिद्धांत पे चलते थे, द ब्रिटिशर्स वेयर विद द नोशन ऑफ द वाइट मैन बर्डन थ्योरी। गोरे लोगों के भार सिद्धांत जो था, वो अपने आप को श्रेष्ठ नस्ल का कहते थे, और भारतीयों के दिमाग में गुलामी भरने का प्रयास था। तो यहां पर वो नस्लीय भेदभाव करते थे, और सेना में अधिकतर आप कह सकते थे कि जो फॉरवर्ड कास्ट के लोग थे, जो सवर्ण जाति के लोग थे, तो एक तरीके से सवर्ण जाति की तो भाई मानसिकता कहीं से भी भेदभाव ये करते थे जो लोअर कास्ट के लोग होते थे। तो इस तरीके से वो जो भेदभाव, नस्ली भेदभाव किया जा रहा था, सेना के जो लोग रहते हैं वो उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं, एंड फाइनली इट लीड्स टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अगला कौन सा कारण है,
अगला जो एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन रहता है, जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार रहता है, दैट करप्शन ऑल्सो लीड्स टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। प्रशासन में जो इनको खराब रसद सामग्री दिया जाता था और खराब जो इनके साजो सामान होते थे, तो ये भी क्या था, ये भी इनके विद्रोह के कारण में शामिल रहता है। चलिए अब हम लोग सामाजिक पे आते हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 का सोशल फैक्टर क्या है, सामाजिक कारण क्या है। सामाजिक कारण में तो देखिए ना, कुछ इन्होंने जो पॉजिटिव वर्क किया था, वो पॉजिटिव वर्क इनके लिए क्या हो जाता है, वो सकारात्मक कार्य ही इनके लिए जो है वो चुनौती बन जाता है। और अगला क्या रहता है, अगला जो इनके निगेटिव वर्क रहते हैं, अगला जो इनका नकारात्मक कार्य है। तो पॉजिटिव वर्क क्या हो सकता है कि भाई अंग्रेज तो अल्टीमेटली, अभी मैंने कहा ना कि ये शोषण करने के लिए ही यहाँ पे आए हुए थे, तो इसे आप कह सकते हैं कि जाने अनजाने में कुछ इनसे ऐसी चीजें हुई थी जिसकी वजह से जो है भारतीयों के अंदर जन जागरूकता आता है। तो पॉजिटिव वर्क में क्या रहता है, इंग्लिश एजुकेशन है। ये क्या करते हैं भाई, अंग्रेजी शिक्षा लाते हैं। किस उद्देश्य से लाते हैं, इन द ईयर ऑफ 1835 इट वाज द लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले के समय में भारत में शिक्षा का माध्यम किसको बनाया जाता है, इंग्लिश को बनाया जाता है। क्यों लाया गया था, ये हम लोगों का एक यूनिट ही होगा जिसको हम लोग लास्ट उस पे किया जाएगा, फेज में किया जाएगा। तो लाने का कारण क्या रहता है कि ये भारतीयों को मानसिक रूप से क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि ये रंग और रूप में तो इंडियंस हों, बट अपने थिंकिंग पैटर्न पर कैसे हों, ये थिंकिंग पैटर्न पर ब्रिटिशर्स हों। तो बात थोड़ा सा लगेगी, लेकिन बात में देखिएगा ये कितने हद तक सफल हुए थे कि इंग्लिश में पढ़ाने का क्या मतलब था। राइट नाउ आई एम ऑल्सो, दिस इज द बाइलिंगुअल बैच, मीन्स कि फर्स्ट आई एम जस्ट यूजिंग द इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, देन आफ्टर आई एम ट्रांसलेटिंग टू दैट सेंटेंस इन द हिंदी। इनकी सोच क्या रहती है भाई, इंग्लिश एजुकेशन के साथ ये क्या चाहते थे कि एक भारतीय रंग रूप में तो भारतीय हो, कद में, काठी में, रंग में, रूप में भारतीय हो, परंतु अपने सोच में क्या हो, वो सोच में अंग्रेज हो। कैसे ये पॉसिबल था, अगर भारतीयों को हिंदी में पढ़ाया जाता तो क्या होता, अगर भारतीयों को हिंदी में पढ़ाया जाता तो हिंदी में ये किसको पढ़ते, जैसे पहले से भारत में पढ़ रहे थे कालिदास को पढ़ते, देन आफ्टर वो मालविकाग्निमित्रम पढ़ते, रघुवंशम पढ़ते, और भी जो भी ड्रामा या हम लोग के यहाँ पे वो है क्लासिकल वो है उसको पढ़ते हैं। अब इंग्लिश के माध्यम से ये क्या पढ़ाना चाहते थे, अरे भाई अल्टीमेटली औद्योगिक क्रांति इन्हीं के यहाँ पे हुआ था ना। तो औद्योगिक क्रांति में मैंने पहले ही क्लास में आप लोग को बता दिया कि भारत आने का पर्पज क्या रहता है, भारत आने का पर्पज वो औद्योगिक क्रांति हुआ था। उस औद्योगिक क्रांति में हैवी क्या रहती है, हैवी मशीनरी रहती है, भारी मशीन रहते हैं। उन भारी मशीन के लिए क्या चाहिए था, दे वर लुकिंग फॉर द नेचुरल रिसोर्सेस, वो कच्चे माल के लिए भारत आए थे। और कच्चे माल के साथ साथ उनको और क्या चाहिए था, जब सामान बन गया तो कोई उसको प्रयोग करने वाला भी, एक कंज्यूमर बेसिस भी तो होना चाहिए ना। तो भारत को वो एक बाजार के रूप में भी देख रहे थे। तो वो चाह रहे थे कि सोच में क्या हो, सोच में अंग्रेज हो। जब इंग्लिश एजुकेशन पढ़ा रहे हैं तो अब किसको पढ़ा रहे हैं, अब वो शेक्सपियर को पढ़ा रहे हैं, वो रोमियो और जूलियट को पढ़ा रहे हैं। तो इन दैट सेंस क्या हो रहा है, इन दैट सेंस अगर कोई भी ड्रामा जो है वो मिल्टन को, जॉन मिल्टन को पढ़ा रहे हैं, कांट को पढ़ा रहे हैं। अब यहां पे व्यक्ति कुछ भी पढ़ रहा है तो जो उस पात्र का नायक है वो धोती कुर्ता नहीं पहना है। अब अगर भाई भारतीय ड्रामा को पढ़ेंगे, भारतीय उपन्यास को पढ़ेंगे, तो वहां पे नायक जो होगा वो भारतीय परिधान पहना होगा ना। तो यहां पे क्या है, वो वेस्टर्न कल्चर को इंग्लिश एजुकेशन से वे वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देना चाहते थे।
तो अब यहाँ पे जो रोमियो और जूलियट का जो नायक है वो क्या है, वो वेस्टर्न कॉस्ट्यूम्स पहना है। तो वहां से ये क्या चाहते थे कि भारत में सूट और बूट को बढ़ावा मिले, भारत में टाई को बढ़ावा मिले, भारत में वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा मिले। अब जनाब होता क्या है, फिर से वही कहावत है ना कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। कि ये चाह रहे थे कि हम भारतीयों को मानसिक रूप से अंग्रेज बना दे। जो अंग्रेजी पढ़ा हुआ भारतीय था, फिर से कहा जाता है भाई ना कि अपने तो अपने होते हैं। ये जाते हैं ब्रिटेन में पढ़ते हैं, वो सबको पढ़ते हैं, जो भी हैं, शेक्सपियर हैं, मिल्टन हैं, कांट हैं, हॉब्स हैं, लॉक हैं, रूसो हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, वॉल्टेयर हैं, वो सबको पढ़ते हैं, लेकिन वो करते क्या हैं, अपने तो अपने होते हैं। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये इंग्लिश एजुकेशन से वो होकर के इनके अंदर अवेयरनेस आता है। जब अंग्रेजों के यहाँ पे जाकर के यूरोप में पढ़ते हैं तो वहाँ पे मानवाधिकार रहता है, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है। वहाँ पे कौन सी बातें चल रही थी, वहाँ पे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बातें चल रही थी। तो भारतीयों को समझ में आता है कि भाई हमारे यहाँ पे तो आके कहते हैं कि नहीं आप लोग गुलाम हो, और अपने यहाँ पे कौन सी बातें कर रहे हैं, अपने यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की, कि मानवाधिकार भी होता है। तो भारतीय आकर के यहाँ पे कहते हैं जनाब कि हमको भी जागरूकता हमारे अंदर, मैं आपका एजुकेशन पढ़ा हूं, मतलब हम स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे। दैट वाज द रीजन ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। सही है, यहां तक ठीक है? ठीक है। तो ये सामाजिक क्षेत्र में जो इन्होंने क्या किया था, सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया था। इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आगे फिर ये और क्या करते हैं, सती प्रथा को समाप्त किए थे, सती सिस्टम को समाप्त करते हैं, विडो रीमैरिज को प्रमोट करते हैं, विधवा जो पुनर्विवाह है उसको बढ़ावा देते हैं। तो हर जगह पे देखिए ना, दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ पीपुल। कहीं भी दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, देयर आर द टू माइंडसेट ऑफ, दो सोच के लोग होते हैं। वन ऑफ द कंजर्वेटिव माइंडसेट ऑफ पीपुल, एक कौन होते हैं, एक ऐसे लोग होते हैं जिनकी सोच जो होती है बहुत ही कंजर्वेटिव को क्या कहेंगे, बहुत ही रूढ़िवादी सोच होती है, ठीक है। और एक ऐसे लोग होते हैं जिनकी सोच क्या होती है, दे आर हैविंग द प्रोग्रेसिव टेम्परामेंट, उनकी सोच प्रगतिशील है। अगर मैं वास्तविकता के धरातल पे बात करूं तो आप लोग किस माइंडसेट के लोग हैं? अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो यू ऑल आर रिप्रेजेंटिंग टू द प्रोग्रेसिव सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आप सारे लोग भाई अगर प्रगतिशील सोच नहीं रहती तो जो लाखों रुपया, मुझे यहाँ का तो नहीं पता है कि लखनऊ में या यहाँ पे दिल्ली में आप आइए, लाखों रुपया कोचिंग की फी है। तो एक लड़का अगर लाखों रुपया कोचिंग का फी दे रहा है तो कोचिंग के फी के उस लाखों रुपया से वो क्या कर सकता था? उस लाखों रुपया से आप अपने लिए कोई अच्छी सी बाइक ले सकते थे, बुलेट ले सकते थे, और वही जो होता है अपने गांव में, अपने कस्बे में आप जो है बहुत ज्यादा वो कर सकते थे, शो ऑफ कर सकते थे, दिखावापन कर सकते थे। लेकिन आपने अपने पैसों का निवेश कहां पे किया है? आप सभी लोगों ने अपने पैसों का निवेश अपने भविष्य को एक नवीन आयाम देने के लिए किया है। देयर वाज द ट्रेडिशनल या देयर वर द कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। जो भारत के रूढ़िवादी लोग रहते हैं उनको लगता है कि आप ये सती प्रथा क्यों समाप्त किए भाई, जबकि क्या सती प्रथा एक कह सकते हैं बुरी परंपरा। सती प्रथा में अगर किसी भी कैजुअलिटी में पति की मृत्यु होती है तो पत्नी को जलती हुई चिता पे जला दिया जाता था। इवन इट वाज द राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय भी क्या रहते हैं, राजा राम मोहन रॉय भी एक उनका कह सकते हैं इंग्लिश एजुकेशन के वो सपोर्टर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि इनकी भाभी को, इनकी जो भाभी रहती हैं उनकी इच्छा नहीं रहती है, वो मतलब जलती चिता पे मरना नहीं चाहती थी। राजा राम मोहन रॉय की जो माँ रहती हैं वो बचपन में ही मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनकी भाभी ने बेटे की तरह राजा राम मोहन रॉय को पाला था।
अब क्या है, इनके भैया तो दुनिया छोड़ के चले गए, तो जो पत्नी थी उनके पति तो एक्सपायर कर गए। अब वो मरना नहीं चाहती थी, तो वो किसको, अंतिम समय में आदमी अपनों को वो चाहती थी कि कहीं पे भी राम मोहन राय रहता तो हमको बचा लेता। और वही जो कहा जाता है ना कि ये जो निष्ठुर जमाना, मतलब जो एक क्रुएल्टी ऑफ द सोसाइटी है, उनकी इच्छा नहीं है, वो रो रही थी, बिलख रही थी, उनको घसीटते हुए लेकर के जाते हैं और जा करके पति की जलती चिता पे जला दिया जाता है। इतिहास की कहानियां इस बच्चों जो है कहीं पे आपको भावनात्मक रूप से रुला सकती हैं। ध्यान से सुनिएगा, उस दिन जिस दिन इनको जलती चिता पे फेंका गया, उस दिन ये मरी नहीं। अरे जलता हुआ आदमी चिता पे जाकर के ये थोड़ी कहेगा कि मुझे जलने में बड़ा अच्छा लग रहा है, वो अपना हाथ पर वो करता है ना। तो वहां पर वो उस दिन बच जाती हैं और अर्ध जली अवस्था में झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी। झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी कि अगले दिन, अब क्या है, अब तो लोग वो जो ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया हो गया, पहले लोग शौचालय खेतों की तरफ जाते थे। तो आधे जली अवस्था में वो झाड़ी के पीछे रहती हैं और सोचती हैं कि अगर शायद राजा राम मोहन रॉय आ जाते हैं, राजा को की तो उनको उपाधि दी गई थी, नाम था राम मोहन, तो वो सोचती हैं कि राम मोहन आ जाते तो शायद आज बचा लेते हैं। आधा जली अवस्था में रहती हैं। फिर से लोग उनको देख लेते हैं कि अरे ये तो जिंदा बच गई, फिर से उनको पकड़ा जाता है, फिर से उनको जलती चिता पे मार दिया जाता है। तो कोई बहुत अच्छी परंपरा नहीं थी, ठीक है, दिस वाज द एंटी ह्यूमन प्रैक्टिसेस, बट स्टिल व्हाट, बट स्टिल द कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी वाज फेवरिंग दैट कि who are that the Europeans power, who are that East India Company's people who are daring to just abolishing our practices, our beliefs, our faith। उनको लगता है कि अगर मान लीजिए जो हमारे यहाँ के रूढ़िवादी लोग रहते हैं, उनको लगता है कि मान लिया कि सती प्रथा जो है वो एक नकारात्मक पहलू है, तो ये अंग्रेज उसमें सुधार करने वाले कौन होते हैं, हमारे अंदर बुराई है तो हम अपनी बुराई को दूर करेंगे, ये यूरोपियों को नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से समाज का जो रूढ़िवादी वर्ग रहता है, इनके द्वारा जो सकारात्मक कार्य किए जा रहे हैं उसका क्या करता है, विरोध करता है, और इस तरीके से 1857 की विद्रोह हो जाता है। क्लियर है, यहां तक सही है। कमिंग टू द इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या रहता है भाई, आर्थिक कारण क्या रहता है, व्हाट वेर द इकोनॉमिक रीजंस व्हिच लीड्स टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो आर्थिक कारण, सबसे ज्यादा कारण अगर आप कहेंगे ना कि आर्थिक ही रहता है, अगर सबसे ज्यादा कारण देखा जाए, राजनीतिक में भी जो राजाओं का अपना अपना जो कह सकते हैं महल छिन गया था, उसमें क्या था, आर्थिक जो है इकोनॉमिकल स्ट्रगल रहता है। तो आर्थिक कारण क्या है, आर्थिक कारण में इन्होंने इस हद तक शोषण किया भाई, इस हद तक शोषण किया कि भारत का आम व्यक्ति से लेकर के जो खास व्यक्ति था, वो सारे जो हैं अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। अब कैसे शोषण हो रहा है, पहले तो आम जनता, खास लोगों का तो देख लिया आपने, राजाओं का जो है वो सब छीन लिया गया। आम जनता में कौन आते हैं भाई, आम जनता में दो वर्ग आता है, एक तो किसान आते हैं और दूसरे कौन आते हैं, दूसरे मजदूर आते हैं, पीजेंट्री क्लास एंड द वर्किंग क्लास। किसानों का शोषण इन्होंने कैसे किया, शुरुआत ही मैंने इसी कहानी से किया था कि क्यों व्यक्ति के अंदर मरने और मारने का डर समाप्त, कुछ तो उसके साथ ऐसा हुआ है ना। तो व्हाट हैपेंस टू द पीजेंट्री क्लास, जो भारत आज भी गांव का देश है, आज भी भारत अप्रॉक्स जो है 70%, 68% पॉपुलेशन इज रिलाइंग इन द रूरल एरियाज, इन द विलेज एरियाज, इन द रिमोट एरियाज। उस जमाने में 92%, 94% लोग गांव में रहते थे। तो भारत गांव का देश था। गांव में कौन लोग रहते हैं, गांव में खेती किसानी करने वाले लोग रहते हैं। तो
पीजेंट्री क्लास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन 94% से भाई जब 6% ही शहर में है तो ज्यादा आर्थिक लाभ की संभावना 94% लोगों से था ना। तो सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट उनका कौन बनता है? द मोस्ट सॉफ्ट टारगेट वाज द पीजेंट्री क्लास। तो किसानों के साथ वो क्या करते हैं? किसानों के साथ वो तीन तीन जो है वो लेकर के आते हैं, तीन तीन जो है लैंड रिवेन्यू पॉलिसी लेकर के आते हैं। रैयतवाड़ी है, महालवाड़ी है एंड जमींदारी है। रैयतवाड़ी, महालवाड़ी एंड जमींदारी। तो इस तरीके से रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, जमींदारी, इन तीनों सिस्टम में क्या रहता है? इन तीनों सिस्टम में हाई लैंड रिवेन्यू टैक्स रहता है, उच्च भू राजस्व की दर रहती है, उच्च भू राजस्व की दर रहती है। अब इस जो हाई लैंड रिवेन्यू, जितना हमारे इतिहास में अभी तक की मैं बात कर रहा हूं कि अभी तक के हमारे भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा भू राजस्व बस केवल दो लोगों ने लिया। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट टू पीपुल? फर्स्ट वन वाज द अलाउद्दीन खिलजी एंड सेकेंड वन वाज द मोहम्मद बिन तुगलक। 5000 सालों का इतिहास आप पढ़ते हैं ना, 5000 सालों के इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया था? 1296 से 1316, मींस की मात्र 20 साल शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक, व्हाट वाज द टाइम सिनेरियो ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक? ही रूल्ड सिंस द 1325 टू 1351, 1325 से 1351। तो 26 साल मोहम्मद बिन तुगलक और 20 साल, तो 46 साल, मतलब 5000 साल के इतिहास में मात्र 46 साल ऐसा था कि अपवाद में दो लोगों ने 50% भू राजस्व लिया। अब इनका भाई, इनका क्या हाल था? तो इनका जो मिनिमम लैंड रिवेन्यू टैक्स था, द मिनिमम लैंड रिवेन्यू टैक्स वाज द 50%, मैक्सिमम तो 2/3 तक लेते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अगर 50% लिया तो उसने जो है ही मेड द प्रोविजन ऑफ द सोंधार, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, सोंधार ऋण का उन्होंने प्रावधान किया था। किसानों को वो ऋण भी देते थे अपनी खेती को प्रमोट करने के लिए। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा आपका मानसून अगर विफल हो गया, मानसून अगर फेल्योर कर गया, तो मानसून के विफलता का अंग्रेजों से कुछ लेना देना नहीं था। ये कौन थे? ये धूर्त लोग थे, ये मक्कार लोग थे, इनको बस केवल आर्थिक लाभ से लेना देना था। अब बेचारा किसान के घर में कोई, फिर से मैं कह रहा हूं कि वास्तविकता के धरातल पे जाके सोचिए कि किसान के घर में कुछ पैदा नहीं हुआ है और रोज आकर के सर पे चढ़े हुए हैं कि मुझे 50% लैंड रेवेन्यू चाहिए। किसान कहां से देगा भाई? किसान कहां से देगा? अकाल पड़ा हुआ है, घर में बच्चों को खाने के लिए पेट भर अनाज नहीं है, आपको लगान कहां से दिया जाए? तो ऐसे में किसान, अच्छा ये कौन लोग थे? ये गरीब लोग थे ना, गरीब लोग थे। और गरीब लोगों के साथ साथ क्या थे? ये सीधे साधे लोग थे। और वहां पर जो आते थे अंग्रेज अधिकारी, वो कैसे आते थे? वो बंदूकों के साथ आते थे। भोला भाला किसान क्या करेगा? वो कहेगा कि ठीक है, मैं माई बाप कहीं से भी ला करके आपको देता हूं। अब वो बेचारा कहां जाएगा? तो वो जाता था, द पीजेंट्री क्लास वाज ट्रैप्ड अंडर द हैंड ऑफ द मनी लेंडर्स। अब बेचारा ये किसान जो है, मनी लेंडर्स को महाजन कहते हैं, जो सूद ब्याज पे पैसे देते हैं, वो उनके पास जाता था। वो अपने पत्नी का गहना गिरवी रखता था, अपना खेत गिरवी रखता था कि इस साल मानसून की बारिश नहीं हुई है, कुछ कर्ज दे दीजिए। अब आप लोग बच्चे नहीं हैं, यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज। आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी, जो भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है। तो अब लड़कपने को छोड़ दीजिए, वो सब जब आप लोग स्कूल एज में होते हैं या कॉलेज एज में रहते हैं ना, वहां पे ये सब चलता है। थोड़ा सा परिपक्व तरीके से सोचिए ना कि अब वो क्या भाई, एक पत्नी के साथ जो कहा जाता है उसके गहने को गिरवी रखने की नौबत आ गई। ये क्या करवाता है? ये परिस्थितियां करवाती हैं। अब वहां पे महाजन वर्ग जो है वो सर पे खड़ा है, क्योंकि उसका, अच्छा ये देखिए, आज हम लोग वो है ना,
लगता है आप लोगों को लगता होगा स्वतंत्रता मिल गया तो कौन सा एहसान हो गया, देश स्वतंत्र हो गया तो कौन सा एहसान हो गया, इसके कारण आपको इतिहास में ही दिखेंगे। तो आज जैसी वो चीजें नहीं है कि आज आप वो कितना पुलिस का 100 नंबर पे डायल किए, 112 नंबर पे डायल किए तो पुलिस आ गई या आपको कुछ अदर सपोर्ट मिल रहा है। वहां पे जैसी मजबूरी होती थी ब्याज की दर, वैसा जो है मनी लेंडर्स के द्वारा वो किया जाता था। या इसे अगर महसूस करना है तो एक पुराने जमाने की मूवी है जो इसी परंपरा पे बना हुआ है, जो महाजनी व्यवस्था है। ये यूट्यूब पे भी आप लोग को अवेलेबल मिल जाएगा। 2 बीघा जमीन, बलराज साहनी की, उस जमाने के बहुत ही मशहूर वो रहते हैं। तो आप लोग इस मूवी को देखिएगा जिस दिन फ्री रहिएगा। अंत में आते आते ये मूवी जब कंक्लूड करेगा, एंड करेगा ना, तो वो रुला देगा कि ये किस तरीके से किसानों का शोषण मैं बता रहा हूं ना। जब आप देखेंगे तब समझ में आएगा कि वो किस तरीके से हृदय विदारक घटनाएं होती हैं। अब क्या है कि किसी तरीके, अच्छा अकाल भी ऐसे नहीं होते थे बस इस साल वो हुआ। अरे भाई, दिस इज द फेनोमेना ऑफ द साइंस ना। अल नीनो और ला नीनो के बारे में आपने सुना होगा ना। हर साल जो है भारत में 4 से 6 साल में जो है मानसून फेल्योर करता है। वाई? बिकॉज द पेरुवियन जो करंट है, अल नीनो और ला नीनो जो पेरू में वो होता है। तो दिस इज द कॉमन फेनोमेना ऑफ द इंडियन सिनेरियो। अब यहां पर क्या है, उसके बदले में जब ये वो नहीं, घर में अनाज नहीं, बच्चों को खिलाना भी तो है, और उनको क्या देना, उनको वो भी देना है, लगान भी देना है। अब आ रहे हैं, किसान बेचारा मना कर रहा है कि माई बाप कुछ भी नहीं है, क्या लेके जा रहे हैं, जो घर का वो है गाय भैंस उसको लेके चले गए। किसके बदले में? कि अगली बार आऊंगा, अगली बार बहाना मत बनाना। अगली बार आते हैं तो जो घर के गहने हैं, मतलब सबको पता था भारत में एक वो है, अगर किसी का इंग्लिश लिटरेचर रहा होगा ना, तुगलक नाम का एक नॉवेल है, आई फील गिरीश कर्नाड ने लिखा हुआ है। तैमूर लंग का जब आक्रमण होता था ना, तो उसी मतलब उस पे थीम पे लिखा गया ये नॉवेल है। तो भारत में सबको पता था कि भारत में जो मतलब भारत जो सोने की चिड़िया है, हर घर में लाखों के सोने हैं। तो अगली बार क्या करते थे, उन सोनों को, मिट्टी के घर को तोड़ा जाता था, उन गहनों को लेके चले जाते थे। फिर मैं कहा ना कि मरने मारने का डर कहां से खत्म होता है। लगान के नाम पर जब बहू बेटियों को लेके जाने लगे तो मरता क्या न करता। अरे भाई कौन, आप भी सोच के देखिए ना, कि फिर से सोच के देखिए ना कि क्या कोई भी खुददार इंसान अपने आंखों के सामने अपने घर की बहनों को जाते देख सकता है, वो भी किस नाम पे? अकाल पड़ा हुआ है, और उस अकाल में भी आप लगान के नाम पे लेके जा रहे हैं। तो वहां से वो जो कहा जाता है ना कि जो विद्रोह की अग्नि जलती है, वो विद्रोह की अग्नि यहीं से जलती है। यहां से मरने का भी जो कहा जाता है ना कि गम और खुशी का फर्क ना महसूस हो जहां, मैं खुद ही को उस मुकाम पर लाता चला गया। तो वो मरने का डर खत्म हो गया, मारने का डर खत्म हो गया। एंड दिस लीड्स टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। और वही कहानी किसकी थी? वही कहानी मजदूरों की भी थी। भाई बिच्छू की प्रवृत्ति होती है डंक मारना। व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ द स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो की प्रवृत्ति होती है, वो अंग्रेज शहरों में भी तो अंग्रेज ही थे भाई ना। 16 से 18 घंटे इनसे काम करवाया जा रहा है, वेतन इतना ही दिया जा रहा है कि 2 वक्त की रोजी रोटी चल सके। महिलाओं के वेतन में और पुरुषों के वेतन में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस था। बच्चों को तो बस केवल वही कुछ खाना पेट भर खिला दिया, जब बाल मजदूरी का कोई मतलब नहीं होता था, मेहनत भी वही करवाते थे। तो मजदूरों के साथ भी क्या था, इनका भी शोषण हो रहा था। एंड दिस वाज द इकोनॉमिक रीजन विच लीड्स टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब जो कहा जाता है, देखिए परिस्थितियां सारा एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से वेल इंटरकनेक्टेड है। व्हाट वाज द रीजन ऑफ द सोशियो रिलीजियस एंड कल्चरल स्फीयर? धार्मिक और सांस्कृतिक कारण क्या था? फिर से वही चीज है ना कि आदमी, भाई मैं किसी भी धर्म को, जैसे वी बिलोंग फ्रॉम द हिंदू कम्युनिटी, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदू धर्म महान है, हर धर्म महान है। हर धर्म के लोगों का अपने धर्म के साथ वही भावनात्मक लगाव होता है जो हम लोगों का अपने धर्म के साथ लगाव है।
अब क्या है, देयर वाज द एक्ट ऑफ 1813 रहता है, 1813 का एक्ट रहता है। 1813 के एक्ट में क्या होता है, ईसाई मिशनरियां जो रहती हैं, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दिया जाता है। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दिया जाता है। एंड अल्टीमेटली व्हाट द एक्शन वाज टेकन बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज, तो इन ईसाई मिशनरियों ने क्या किया, दे स्टार्टेड टू फोर्सफुली कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, फोर्सफुली कन्वर्जन ऑफ रिलीजन। इन्होंने क्या किया भाई, जबरन धर्मांतरण करवाना शुरू किया। तो जबरन धर्मांतरण कराना शुरू किया तो यहां से क्या होता है, रिएक्शन होता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, इसका भी रिएक्शन होता है, और ये क्या होता है, ये 1857 के विद्रोह का कारण बनता है। इसके साथ साथ क्या होता है, इनके द्वारा प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर किया जा रहा था, प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर। ये पश्चिमी संस्कृति को क्या कर रहे थे, पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे थे। तो पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा देना, शायद आपने उनके बारे में सुना होगा, इट वाज द दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, द फेमस स्लोगन ऑफ द दयानंद सरस्वती वाज द लुक बैक टू वेदास। ये दयानंद सरस्वती ही रहते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। मतलब उन्होंने ही कहा कि हमें इन सबों से बहुत ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, ये पश्चिमी संस्कृति हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, कोशिश उसकी हर बार बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कहां तक भाई एक जुल्मो सितम कहां तक चलेगा, वही जो है ना कि हमारी जो अपनी संस्कृति रहती है उसका रगों में साहस किसने भरा, रगों में साहस दयानंद सरस्वती ने भरा। आगे चल करके कौन आते हैं, विवेकानंद सरस्वती आते हैं, उनके घर में घुस करके कब 1893 ईस्वी में, जगह कौन सा रहता है, सैन फ्रांसिस्को। तो जो वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट रहता है, विश्व धर्म संसद सम्मेलन रहता है, वहां पर जाकर के क्या करते हैं, वहां पे जाकर के बस एक शब्द बोले थे, जहां पर 5 मिनट से ज्यादा जो तालियों की गड़गड़ाहट से शिकागो का जो वो रहता है धर्म संसद सम्मेलन रहता है, इन्होंने बस एक शब्द कहा था, अपने भाषण की शुरुआत किया था, माय डियर्स अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों। कौन सा जादू था भाई, इस वर्ड में क्या जादू है। वो पश्चिमी संस्कृति के लोग जिनको ये लगता था कि हम अपनों के बीच में महफूज नहीं हैं, एक 7 समंदर पार से व्यक्ति आया हुआ है और वो हमारे अंदर उसको क्या दिख रहा है, हमारे अंदर उसको भाई और बहन दिख रहे हैं। ये क्या था, ये हमारे संस्कृति की पराकाष्ठा है। तो जो वो वेस्टर्न कल्चर का प्रमोशन कर रहे हैं, जो पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, हम उसको जो है नहीं हवा देते हैं। और इसके अगेंस्ट में क्या होता है, इसके अगेंस्ट में रिएक्शन होता है, और वही रिएक्शन क्या होता है, 1857 के विद्रोह का कारण बनता है। सही है, ठीक है, चलिए भाई। तो इंटरनल सारा हो गया। अच्छा, तात्कालिक अभी बचा हुआ। तात्कालिक कारण क्या रहता है, तात्कालीन कारण रहता है इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू इनफील्ड राइफल रहता है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इनफील्ड राइफल रहता है। न्यू इनफील्ड राइफल जो है, तो एक मूवी आप लोग अगर देख सकते हैं तो ये भी हिस्ट्री के जो हिस्टोरिकल बेस्ड मूवी है उसको देखने में कोई वो नहीं है। मंगल पांडे करके एक आमिर खान की मूवी है, उसमें देखेंगे तो वहां पे आप लोगों को ये दिखेगा कि वो जो राइफल थी 1856 में उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उसमें क्या था, उसमें जो कार्ट्रेज था, उसका जो कारतूस था, उस कारतूस के टॉप पर ना कुछ लेदर लगा था, चमड़ा लगा हुआ था, एंड इट वाज अज्यूम्ड दैट कि दैट लेदर इज मेड ऑफ द
काऊ एंड पिग जो है उनके लेदर से बना हुआ है, सुअर और जो गाय की चर्बी है उससे बना हुआ है। ठीक है, तो उसे करना क्या होता था ना, वो उसे ऐसे डिजाइन किया गया था कि उसको दांत से खींचना पड़ता था। तो दांत से खींचना पड़ता था, तो गाय क्या है भाई, गाय हिंदू धर्म के लिए एक रिलीजियस सेंटीमेंट है, और सुअर क्या है, सुअर जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक रिलीजियस सेंटीमेंट है। तो ये तात्कालिक कारण रहता है। मंगल पांडे नाम से ही लग रहा है, ही वॉज द फ्रॉम द ब्राह्मण कम्युनिटी। ब्राह्मण कम्युनिटी से गाय की चर्बी को, मतलब वैसे भी ब्राह्मण कम्युनिटी जो है वो नॉन वो होते हैं वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेज को वो नहीं करते हैं। तो इनको वहां पे गाय की चर्बी पे जा करके अपने अधिकारी से पूछ रहे होते हैं कि क्या इस पे, मैं सुन रहा हूँ गाय की चर्बी लगा है। 2 दिन 3 दिन जाते हैं और तीसरे दिन शायद वो कहता है कि हाँ लगा हुआ है। उसी गुस्सा में, आनंद फानन में क्या करते हैं, लेफ्टिनेंट वॉग शायद रहते हैं, उनको गोली मार देते हैं। जैसे ही गोली मारते हैं, ये क्या था भाई, ये 1857 के विद्रोह की चिंगारी लग चुकी थी। 1857 के विद्रोह की चिंगारी जल चुकी थी। अब था क्या, बस इसका आग की तरह, जैसे जंगल में आग फैलता है वैसे ही इसका जो है प्रसार होना बाकी था। तो इमीडिएट रीजन क्या है, इमीडिएट रीजन इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू इनफील्ड राइफल है। अब राइट नाउ व्हाट वेयर द एक्सटर्नल रीजन, बाह्य कारण क्या रहते हैं, तो बाह्य कारण आप एक ही बताइए लेकिन देना ही देना है। ठीक है, आप इस साल कोई आईएएस बना होगा, हो सकता है आप उससे इंस्पायर्ड होकर के खूब मेहनत कर रहे हैं। आपके अगल बगल में कोई आईएएस बना हो सकता है कि आप उससे प्रेरित होकर के आईएएस के लिए मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके नाते रिश्तेदार में, रिलेशन में कोई आईएएस बना हो, तो दूसरों का भी जो सफलता है वो आपको प्रेरणा दे रहा है भाई ना। तो द सेम सिनेरियो, देयर वाज द सम एक्सटर्नल फैक्टर। व्हाट वेयर द एक्सटर्नल फैक्टर, अफगानिस्तान को आज भी देख रहे हैं ना, हमसे छोटा देश है। अफगानिस्तान ने इन अंग्रेजों को फर्स्ट एंग्लो अफगान वार में हरा दिया। और वो कब हुआ था, लगभग जो विद्रोह था उसके 17 साल पहले, 1839 से 43 तक। तो भारतीयों को लगता है कि ये अफगानिस्तान जैसा छोटा सा देश अगर इनको हरा सकता है तो वाई वी नॉट। अगर ये अफगानिस्तान इनको हरा सकता है तो हम क्यों नहीं हरा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्रीमिया वार रहता है। क्रीमिया का युद्ध भी इनको इंस्पायर्ड करता है कि हमको इनके खिलाफ वो करना चाहिए। तो यहाँ पे आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन और वो भी दे सकते हैं, अमेरिकन रिवॉल्यूशन भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये आंतरिक और बाह्य परिस्थितियां थी जिसने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। तो चलिए स्टूडेंट, समय की सीमाएं हैं और समय जो है सूचित कर रहा है कि हम लोग का टाइम अप हो चुका है। आज हम लोगों ने 1857 के विद्रोह का कारण पक्ष देखा।